हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश को 3 नए युद्धपोत मिले, मोदी बोले ये तीनों मेड इन इंडिया। पहली बार डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन एक साथ कमीशन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप आईएनएस सूरत, डिस्ट्रॉयर आईएनएस नीलगिरी, स्टेल्थ फ्रिगेट और आईएनएस वागशीर सबमरीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है और आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया हैं। एमपी के हर जिले में बनेगा पुलिस बैंड, 932 पद सृजित, कैबिनेट बैठक में मंजूरी। उज्जैन मेले में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50% की छूट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की साल 2025 की दूसरी बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट ने गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गरीब कल्याण मिशन के जरिए हर विभाग को मिलकर काम करना होगा। गरीबी सुधार इंडेक्स के तहत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि एमपी आने वाले निवेशकों को एमयू करने के बाद जूते चप्पल न घिसटने पड़े। मोहन यादव कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डायल 100 सेवा के दूसरे चरण अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 के संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपए की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 2023 में बने 3 नए जिलों में विभागीय सेटअप और नए पदों को स्वीकृति दी गई है। 20 जनवरी से होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षा। बिहार के बेतिया में 11 केंद्रों पर 2 पालियों में लिया जाएगा एग्जाम। एडमिट कार्ड का वितरण शुरू। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फोकानिया यानी मैट्रिक और मौलवी इंटर की परीक्षाएं 20 जनवरी से बेतिया जिले में शुरू होगी। बता दें कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा के लिए 11 केंद्र निर्धारित किए हैं और संबंधित स्कूलों में एडमिट कार्ड का वितरण प्रारंभ कर दिया है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और प्रथम पाली सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम के 5 बजे तक चलेगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक फोकानिया की परीक्षा 20 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें पहले दिन दिनयाद प्रथम और द्वितीय की परीक्षा होगी। इसके बाद क्रमशः अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी की परीक्षा होगी। मौलवी, साइंस, कॉमर्स और इस्लामिया की परीक्षाएं 27 जनवरी तक चलेंगी। राहुल गांधी बोले भाजपा संघ के साथ इंडियन स्टेट से लड़ रहे। भाजपा बोली कांग्रेस नेता ने ही गंदा सच उजागर किया, इनकी जंग देश से है। बता दें कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भाजपा और आरएसएस ने देश की सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ भाजपा और आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट भारत सरकार से भी लड़ रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने ये बयान दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कही। इस बयान के बाद भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी ने तो खुलेआम जंग छेड़ दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भारत से लड़ रहे हैं। ये लोग भारत को और कमजोर करना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का गंदा सच उनके नेता ने ही उजागर कर दिया है। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने खुद ही ये बात साफ साफ कह दी है, जो कि पूरा देश जानता है। वे भारत सरकार से ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है ऐसी ताकतों को बढ़ावा देने का जो देश को कमजोर करना चाहती हैं।
सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी 151 तरह की दवाइयां, 14 तरह की जांच भी होगी मुफ्त। हर सेंटर पर प्रत्येक महीने 300 मरीज का होगा इलाज। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले के सभी 17 प्रखंडों में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अब 151 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जेड जावेद के मुताबिक सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी सीएचओ को इन दवाइयों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को प्रति महीना कम से कम 300 मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करनी होंगी। बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं में एक और महत्वपूर्ण जोड़ ये है कि अब इन केंद्रों पर 14 प्रकार की जाँचें भी की जाएंगी, जिनमें रक्त, शुगर, बीपी और हीमोग्लोबिन जैसी आवश्यक जांचें शामिल हैं। प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी नियमित रूप से इन केंद्रों की समीक्षा और मूल्यांकन करेंगे, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। सेना दिवस परेड में पहली बार रोबोटिक डॉग्स, गर्ल्स एनसीसी महिला अग्निवीर टुकड़ी का मार्च पास्ट। नेपाल के आर्मी बैंड ने धुनें बजाई। बता दें कि भारतीय सेना ने यहां बुधवार को महाराष्ट्र के पुणे में 77वां आर्मी डे मनाया। पुणे के बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप और सेंटर परेड ग्राउंड में आर्मी डे परेड हुई। इसके साथ ही यह लगातार तीसरा साल है जब सेना दिवस की परेड दिल्ली के बाहर हुई है। 2023 में आर्मी डे बेंगलुरु में, जबकि पिछले साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया था। परेड में अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर से 8 मार्चिंग कंटिजेंट ने मार्च पास्ट किया। इनमें बेलगावी का मराठा रेजिमेंटल सेंटर, नासिक का आर्टिलरी सेंटर, सिकंदराबाद का आर्मी ऑर्डिनेंस रेजिमेंटल सेंटर, अहिल्या नगर का मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, वेलिंगटन का मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, खड़की का बीईजी सेंटर और आर्मी सर्विस कॉर्प्स हॉर्स कंटिजेंट का घुड़सवार दल शामिल था। सोनिया गांधी ने नए कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया। 252 करोड़ रुपए खर्च, दावा 500 मीटर दूर भाजपा ऑफिस 700 करोड़ में बना। इंदिरा गांधी भवन 9A, कोटला रोड, नई दिल्ली। ये कांग्रेस पार्टी का अब नया पता है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बुधवार को इसका उद्घाटन किया। करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला है और इससे पहले पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड था। नए ऑफिस की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। यह भाजपा मुख्यालय से 500 मीटर दूर है और इसे बनने में 252 करोड़ रुपए लगे। भाजपा दफ्तर 1.5 साल में बना था। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 2019 में कहा था कि भाजपा मुख्यालय 700 करोड़ में बना है। भाजपा देश भर में 768 ऑफिस बना रही है और इनमें से 563 ऑफिस बनकर तैयार हैं, जबकि 96 पर काम चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल अगस्त में जानकारी दी थी। जब यही सवाल कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमरीश रंजन से किया गया तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के अलावा हर राज्य और जिले में पार्टी दफ्तर है, कुछ ब्लॉक ऑफिस भी है, लेकिन उन्हें नंबर नहीं पता। बिधुड़ी बोले, आतिशी सड़कों पर हिरणी जैसी घूम रही हैं। पहले कहा था, उन्होंने बाप बदल दिया। 10 दिन में 3 विवादित बयान, एक पर माफी मांगी। दिल्ली की कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधुड़ी ने एक बार फिर से सीएम आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरणी के जैसे घूम रही हैं। बिधुड़ी ने कहा कि केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, 2 करोड़ की कार चलाते हैं। उन्होंने शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजा, बल्कि सोनिया गांधी की गोद में बैठ गए। केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के 8 करोड़ हजम कर गए हैं। इससे पहले 5 जनवरी को भी बिधुड़ी ने रोहिणी में हुई भाजपा की परिवर्तन रैली में कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया है, वे मारलेना से सिंह बन गई हैं। उस दिन भाजपा नेता ने प्रियंका गांधी पर कहा था कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी बनवा दूंगा। हालांकि बाद में बिधुड़ी ने बयान को लेकर माफी मांग ली थी। IAS सिद्धार्थ 10,470 शिक्षकों का खुद करेंगे ट्रांसफर। 1,80,000 शिक्षकों के तबादले की जिम्मेदारी DEO पर। हर महीने जारी होगी लिस्ट। बता दें कि बिहार में 1,90,000 शिक्षकों का तबादला होना है। 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ खुद करेंगे। प्रत्येक शिक्षक की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र ट्रांसफर के आवेदन के साथ अपलोड किए गए हैं, उसकी जाँच भी वो खुद करेंगे। ये वे शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं या विधवा हैं। बचे हुए 1,80,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की जिम्मेदारी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO की होगी। अपर मुख्य सचिव की ओर से प्रत्येक महीने 5 से 8 दिनों के अंतराल पर शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की जाएगी। शुरुआत में प्रमाण पत्रों की जांच में लगने वाले समय की वजह से ट्रांसफर प्रक्रिया सुस्त रहने की संभावना है, बाद में इसमें तेजी आएगी।
मलेरिया का प्रसार जानने के लिए हो रहा है सर्वे। पटना व मुजफ्फरपुर में 10-10 जगहों पर दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों की जांच की जा रही है, डेटा लिया जा रहा है। बता दें कि बिहार में मलेरिया का प्रकोप जानने के लिए ICMR यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की देखभाल में राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का मकसद ये जानना है कि राज्य में मलेरिया के प्रसार का कारण क्या है और इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए पटना और मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। दोनों शहरों में उन जगहों पर सर्वे हो रहा है जहां पर राज्य के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी मजदूर काम करने के लिए आते रहे या फिर रहते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल आदि से बड़ी संख्या में यहाँ लोग काम की तलाश में आते हैं, जैसे ईंट भट्टा, कंस्ट्रक्शन साइट या फिर छोटे उद्योगों में काम करने के लिए यहाँ आते हैं और इन जगहों पर टीम बनाकर मजदूरों की जाँच की जा रही है। पीड़ितों का इलाज भी किया जा रहा है और इसके साथ ही डेटा भी जुटाया जा रहा है। दोनों शहरों में ऐसी 10-10 जगहें चिन्हित की गई हैं जहां माइग्रेंट लेबर रहते हैं। रिटायर्ड IAS को पीटने वाले कंडक्टर के समर्थन में आया यूनियन, एक तरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप, हड़ताल की दी चेतावनी। जयपुर में लो फ्लोर बस में रिटायर्ड IAS और कंडक्टर के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस कंडक्टर को थप्पड़ मारने और बाद में कंडक्टर के निलंबन के विरोध में JCTSL कर्मचारी यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन ने इसे अन्याय बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 10 जनवरी 2025 को जयपुर में लो फ्लोर बस मार्ग संख्या 32 में रिटायर्ड IAS और कंडक्टर घनश्याम शर्मा के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया था। यूनियन का कहना है कि रिटायर्ड IAS अधिकारी ने कम दूरी का टिकट लेकर लंबी दूरी तय की। कंडक्टर द्वारा अतिरिक्त किराए की मांग करने पर अधिकारी ने बहस करते हुए थप्पड़ मार दिया था। बस्तर में फाइलेरिया हाइड्रोसील के मिले 93 मरीज, बकावंड में सबसे ज्यादा 22, जगदलपुर में 18 केस। अब 3 लाख लोगों को दवा खिलाएगा स्वास्थ्य विभाग। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में फाइलेरिया यानी हाथी पांव और हाइड्रोसील के 93 एक्टिव मरीज मिले हैं और इनमें हाथी पांव के 65 और हाइड्रोसील के 27 मरीज हैं। सबसे ज्यादा बकावंड में 22 और जगदलपुर में शहरी इलाके में 18 मरीजों की पहचान की गई है। अब स्वास्थ्य विभाग बस्तर जिले के 3 ब्लॉक के 3 लाख लोगों को दवा खिलाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल 10 फरवरी से 28 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाएगा। 10 से 14 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल और पंचायत भवनों में दवा खिलाएंगी और इसके अलावा 15 फरवरी से 25 फरवरी तक डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा और 26 से 28 फरवरी के बीच ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो छूट गए हैं और पहचान करके दवा खिलाई जाएगी। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने कहा चोरी ऊपर से सीना जोरी। वकील बोले हमें डर है कि पुलिस रिहाई रोकना चाहती है। देवली उनियारा उपचुनाव में SDM को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। मीणा को थप्पड़ मारने के बाद समरावता में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी मंगवाई है और अब इस मामले में 1 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट में समरावता गांव में हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी। बता दें कि अगर इस केस में नरेश मीणा को जमानत मिल जाती है तो वह फिर से जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो SDM को थप्पड़ मारने के मामले में भी नरेश को जमानत करानी है। MP में हाईकोर्ट के एक जज पर 14,000 मामले, 4 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग। इस साल CJ समेत 8 जजों की रिटायरमेंट। बता दें कि यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगातार बढ़ते हुए मामलों और जजों की कमी का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। वर्तमान में हाईकोर्ट में लगभग 4,62,000 मामले पेंडिंग हैं। वहीं न्यायाधीशों के कुल 53 स्वीकृत पदों में से केवल 33 जज ही कार्यरत हैं। 20 पद अभी भी खाली हैं। ऐसे में न्यायाधीशों पर प्रकरणों के निपटारे का भी भारी दबाव है। इसके अलावा 2025 में चीफ जस्टिस के साथ 8 जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर समेत तीनों पीठों में कुल 4,62,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। न्यायाधीशों की कमी के कारण एक जज पर औसतन 14,000 मामलों का बोझ है। पेंडिंग मामलों की बढ़ती हुई संख्या का एक मुख्य कारण न्यायाधीशों के रिक्त पद हैं। देश के बैंकों में 1,50,000 करोड़ रुपए कैश की कमी, जमा पर ब्याज बढ़ रहा है। डिपॉजिट की ब्याज दरें 7,50,000 तक पहुंची। देश के बैंकों में कैश की किल्लत एक बार फिर से बढ़ गई है। बता दें कि दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में देश के बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी 1,50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इससे निपटने के लिए बैंक डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं।
नतीजतन डिपॉजिट की ब्याज दरें 7.50% तक पहुंच गई हैं। कुछ बैंकों ने ज्यादा ब्याज वाली नई स्कीम्स भी आखिरी तारीख बढ़ाई है और कुछ ने नई एफडी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। आईडीबीआई जैसे बैंक सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को 0.65% तक ब्याज दे रहे हैं। इसके चलते सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दरें 8.05% तक हो गई हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में बैंकों का कैश सरप्लस 1 लाख करोड़ रुपए था। बाद के पखवाड़े में टैक्स चुकाने के लिए निकासी और विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के दखल से नकदी घट गई। साउथ कोरिया के पद से हटाए गए राष्ट्रपति हुए गिरफ्तार। पुलिस सीढ़ी लगाकर घर में घुसी। पिछले महीने इमरजेंसी लगाई थी। संसद में फैसला पलटा। बता दें कि साउथ कोरिया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति युन सुक येओल को पुलिस ने बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। येओल पर 3 दिसंबर 2024 को देश में मार्शल लॉ लगाने के लिए आपराधिक जांच चल रही है। बता दें कि मार्शल लॉ यानी इमरजेंसी के फैसले को देश की संसद ने 3 घंटे बाद ही पलट दिया था। इसके बाद 14 दिसंबर को संसद में येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया गया था। महाभियोग पर 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसके लिए येओल को कोर्ट में पेश होना था। वहीं येओल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों की तरफ से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को मौके पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भ्रष्टाचार केस में बरी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा को पलटा। पिछले साल जेल से रिहा हुई। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया की भ्रष्टाचार केस में उनको बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए खालिदा को 10 साल की सजा को खारिज कर दिया। उन्हें पिछले साल अगस्त में जेल से रिहा किया गया था। 79 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। वहीं चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद रैफात की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले के पीछे खालिदा और बाकी लोगों पर बदले की मंशा से कार्रवाई करने का हवाला दिया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया के अलावा बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान और बाकी लोगों को भी रिहा कर दिया गया है। इन सभी को जिया अनाथालय ट्रस्ट घोटाले से जुड़े हुए मामले में दोषी पाया गया था। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव, जनवरी को तमिल लैंग्वेज मंथ बनाएं। भारतवंशी सांसद ने पेश किया। भारत विरोधी इल्हान उमर ने भी समर्थन किया। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने जनवरी महीने को तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज मंथ के तौर पर मनाने के लिए मंगलवार को संसद में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करने के बाद राजा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि एक तमिल अमेरिकी के रूप में मुझे अमेरिका और दुनिया भर में तमिल भाषा, विरासत और संस्कृति का सम्मान करने वाले इस प्रस्ताव को पेश करने पर गर्व है। वहीं पोंगल के मौके पर पेश किए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में 14 सांसदों का एक ग्रुप भी राजा के साथ था। समर्थन करने वालों में 5 भारतवंशी सांसद रो खन्ना, अम्मी बेरा, श्री थानेदार, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम भी शामिल थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में भारत विरोधी इल्हान उमर भी शामिल रही। वहीं इल्हान कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी रुख रखती हैं और पाकिस्तान का समर्थन कर चुकी हैं। हमास के साथ सीज फायर के विरोध में उतरे इजरायली नागरिक, सरकार पर सरेंडर करने का आरोप लगाया। डील के समर्थन में भी प्रदर्शन। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर डील के विरोध में इजरायली नागरिकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने यहां सरकार पर आतंकवादियों के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया। मंगलवार की शाम डील के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी इस डील को भविष्य के लिए खतरा बता रहे हैं। दूसरी तरफ सीज फायर के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए हैं। हजारों प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से सीज फायर की मांग कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को सीज फायर से जुड़ी हुई खबर मिलने के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने जश्न भी मनाया। खबर है कि इजराइल और हमास में जल्द ही सीज फायर की घोषणा हो सकती है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर का पहला फेज 42 दिन का होगा। इजरायली अधिकारियों ने बताया था कि डील के पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इनमें से 5 इजराइल की महिला सैनिक होंगी। इसके बदले इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सेंसेक्स 224 अंक की तेजी के साथ 76,724 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 37 अंकों की रही बढ़त। रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा चढ़ा। सेंसेक्स 15 जनवरी को 224 अंक की तेजी के साथ 76,724 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंकों की तेजी रही और ये 23,213 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में तेजी और 23 में गिरावट रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.39% की तेजी रही।
चलिए अब देखते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 241 रुपए बढ़कर 78,269 रुपए पर पहुंचा। चांदी 88,908 रुपए प्रति किलो बिकी। बता दें कि सोने चांदी की कीमतों में 15 तारीख को बढ़त हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 241 रुपए बढ़कर 78,269 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने का दाम 78,028 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 178 रुपए बढ़कर 88,908 रुपए प्रति किलो हो गई, जिससे पहले ये 88,730 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को यहां 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला। केंद्र सरकार की बनाई कमेटी ने आरोपी भारत एजेंट पर एक्शन की सिफारिश की। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी भारतीय एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार की बनाई गई कमेटी ने ये सिफारिश की है। एजेंट पर न्यूयॉर्क में मामला दर्ज है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि लंबी जांच के बाद कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें भारतीय एजेंट के खिलाफ तेजी से कानूनी कार्रवाई पूरी करने की सिफारिश की है। हालांकि एजेंट का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इसे एजेंट विकास यादव से जोड़ा जा रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस ने 2023 में गिरफ्तार किया था। अमेरिका ने 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय एजेंट पर खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें निखिल गुप्ता और CC1 नाम का एक शख्स शामिल था। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिखरी हुई बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल, दक्षिण कर्नाटक और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम एवं मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश धीरे धीरे बढ़ सकती है। वहीं 16 जनवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बिखरी हुई बारिश संभव है। आज का सुविचार, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।